तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई बात एसएफएम की। तो अब एससीएम में हम लोग का क्या चल रहा था? क्या चल रहा था एससीएम में? शट डाउन डिसीजन। शट डाउन डिसीजन। सर, सर आप कब शट डाउन करने वाले हो? तो 4:30 तक तो कर ही दूंगा। शट डाउन डिसीजन में कल हम लोग सीख रहे थे कि हमें बिजनेस को परमानेंटली बंद करना है या टेम्पररली बंद करना है। क्या बोलते हो? टेम्पररी। टेम्पररली। तो कल मैं एग्जाम्पल दे रहा था, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आज का जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपसे फटाफट हो जाए। तो सेल मान लीजिए मेरी 80,000 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरा 48,000 है। कंट्रीब्यूशन मेरा 32,000 है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 40,000 है। तो मुझे अभी प्रॉफिट होने की जगह लॉस हो रहा है। तो कल मैं आपसे यही पूछ रहा था कि 8,000 रुपये का लॉस हो रहा है, क्या हमें बंद कर देना चाहिए? तो अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल मत पूछो अभी। अभी मैंने कुछ नहीं बोला, बस यही सिचुएशन है। तो बताओ क्या बंद कर देना चाहिए? नो। हाँ, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बंद कर देंगे तो सेल ज़ीरो होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा, कंट्रीब्यूशन भी ज़ीरो होगा, पर क्या फिक्स कॉस्ट ज़ीरो होगा? नहीं, वो 40,000 लगेगा ही लगेगा सर। तो यानी अगर मैं शट डाउन कर दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा कितने का? 40,000 का। शट डाउन कर दूंगा तो लॉस हो जाएगा कितने का? 40,000 का। और शट डाउन नहीं करूंगा तो 8,000 का लॉस है। तो मतलब हमें बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूं, कब तक बंद नहीं करोगे? कब तक शट डाउन नहीं करोगे? बोलिए। क्या हम बोले कि जब तक 40,000 का नुकसान नहीं आ जाता तब तक बंद नहीं करना चाहिए? ठीक है। तो 40,000 का नुकसान तक हम चलाएंगे और 40,000 से जैसे ही ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा बंद कर देंगे, और क्या। पर अगर मैं बोलूँ कि नहीं, अगर आप लोग शट डाउन करोगे तो आपका 30,000 का ही फिक्स कॉस्ट लगेगा। तो यानी 30,000 का ही लॉस होगा। 10,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे फिक्स कॉस्ट। तो वो जो 10,000 कम हो जाएंगे उसे बोलेंगे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। और ये जो 30,000 आपके लगेंगे ही लगेंगे, ये हो जाएगा आपका अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो क्या मैं बोलूँ, जब तक 30,000 का लॉस नहीं आता तब तक शट डाउन मत करो? तो बता सकते हो कौन सी सेल पे आपका 30,000 का लॉस आएगा? कौन सी सेल पे आएगा 30,000 का लॉस? तो अगर मेरी फिक्स फिक्स कॉस्ट अकाउंट। 40 ही रहेगी तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 10,000 तो होना ही चाहिए। और कंट्रीब्यूशन अगर 10,000 है और पीवी रेशो आपका 40% है, तो क्या हम बोले कि 25,000 की सेल पे अपना शट डाउन पॉइंट आ जाएगा? अच्छा, आपने क्या किया? आपने कंट्रीब्यूशन को ही तो पीवी रेशो से डिवाइड किया। और क्या मैं बोलूँ, ये कंट्रीब्यूशन वही अमाउंट है जो आपका अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। तो इसीलिए कल हमने बोल दिया था कि शटडाउन पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, शटडाउन पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हो गई 10,000 और पीवी रेशो हो गया आपका 40%। तो आपकी सेल कितनी होगी? 25,000। जिस दिन 25,000 की सेल हो जाए उस दिन बंद कर देना, वरना कंटिन्यू करते रहना। 25,000 से ज़्यादा बेच रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25,000 से कम सेल होने लग जाए तो बंद करने का टाइम आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से शटडाउन डिसीजन लिए जाते हैं। तो अब निकालिए मॉड्यूल, उसका एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 103। इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 103। इलस्ट्रेशन 10 पेज 103। अरे थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ, ऐसे सुस्त सुस्त कैसे हो रहे हो सारे?
हाँ, कितने बजे से पढ़ रहे थे? तो कैसा हुआ आप लोग का पेपर वैसे? किसका था, टैक्स का, लॉ का? टैक्स। हाँ, मतलब टैक्सेशन लॉ। तो अब टैक्सेशन में क्या, कैसा रहा पेपर? अच्छा था? चाहिए था। इजी सा आया था सर पेपर। इजी था? बीकॉम, बीकॉम में तो क्या ही उम्मीद करोगे अब। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन थे सीएमए लेवल जैसे थे, अच्छा। पर थे इजी, हाँ, डायरेक्ट मतलब चीजें जो गिवन थी। बीकॉम कर रहा है उसको हार्ड लग रहा होगा, जो सी एम ए प्लस बीकॉम कर रहा है उसको हार्ड नहीं लगा होगा। चलो, तो अपने को फाइनल का पेपर हार्ड ना लगे तो उस हिसाब से थोड़ा पढ़ लेते हैं। एस जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स इन इट्स फैक्ट्री। बोल रहे हैं हम तो 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स अचीव्ड इज कंसिडरेबली लोअर देन नॉर्मल। बोल रहा है हमारा वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से कम चल रहा है। हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं और हम चारों बेचते हैं, पर जो डिमांड चल रही है वो नॉर्मल डिमांड से कम चल रही है। तो हम बहुत कम बना रहे हैं मतलब, और तभी तो शटडाउन का सिचुएशन आता है। एंड सो देयर हैज बीन सब्सटैंशियल अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो थोड़ा बहुत अगर अंडर ओवर रिकवरी समझते हो, बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा आपको अंडर ओवर रिकवरी। मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बट स्टिल एक बार जनरल में बात करें तो अंडर रिकवरी कब आती है? जब हमारा एक्चुअल वॉल्यूम बजटेड वॉल्यूम से कम होता है। और ओवर रिकवरी कब आती है? जब हमारा एक्चुअल वॉल्यूम बजटेड वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। जो मैंने सोचा था अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ओवर रिकवरी होनी है, और जो मैंने सोचा था उससे कम हुआ तो अंडर रिकवरी होनी है। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं उससे कम बन रहा है, तो इस वजह से अंडर रिकवरी हुई है। द सेल्स एंड कॉस्ट पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये एज पर एब्जॉर्प्शन दे दिया इन्होंने, जबकि आप जानते हो कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन नहीं लगाते, हम मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते हैं। हिंट क्या है कि एब्जॉर्प्शन के हिसाब से दिया हुआ है, बोला ना अंडर रिकवरी हो रखी है, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से है। सेल्स है ए में 160, बी में 200, सी में 80 और डी में 40। कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है 24, 32, 16, 3। डायरेक्ट वेजेस है 40, 48, 32, 8। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस तो वेरिएबल ही होता है, तो वो तो चाहे मार्जिनल बोलो एब्जॉर्प्शन बोलो एक ही बात है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड। स्टूडेंट, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो दोनों होता है, वेरिएबल भी होता है फिक्स भी होता है। तो ये इन्होंने एक साथ दे दिया 48, 64, 40 और 8। और सेलिंग ओवरहेड दे दिया इन्होंने 15% ऑफ सेल्स। तो सेल्स का 15% करे तो 24, 30, 12 और 6, टोटल आ गया 136, 174, 100, 25। प्रॉफिट लॉस आ गया 24, 26 माइनस 20 और 15, और फिर उसमें से अंडर रिकवरी माइनस कर दी। आप लोगों ने कभी वो बनाया क्या, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बनाया था क्या कभी? तो कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट अगर बनाया होगा तो अंडर रिकवरी कॉस्टिंग पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखते थे, और ओवर रिकवरी कॉस्टिंग पी एंड एल के क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो अंडर रिकवरी है यहाँ पर, तो वो प्रॉफिट को कम करेगा ना, पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखते थे, तो कम किया हमने 24 से प्रॉफिट, तो आपका फाइनल प्रॉफिट 21 आ गया। फाइनल प्रॉफिट क्या आया? 21। पर मैं बोल रहा हूँ ये अंडर रिकवरी ये सब लिख रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड सारा एक साथ दे दिया, सेलिंग ओवरहेड एक साथ दे दिया, तो इसका मतलब ये सब एब्जॉर्प्शन के हिसाब से है। अपने को सबसे पहले तो इसको मार्जिनल के हिसाब से चेंज करना होगा। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, मार्जिनल लगाओगे तो भी प्रॉफिट तो फाइनल प्रॉफिट 21 ही आएगा। प्रॉफिट इसमें भी 21 है, और मार्जिनल कॉस्टिंग लगाओगे तो भी 21 ही आएगा। 21 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। फिर बोल रहा है 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स है इसका 40% जो है वो आपका वेरिएबल है स्टूडेंट्स। 40% वेरिएबल है एट नॉर्मल वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम पे
जो नॉर्मली हमारा वॉल्यूम होता है उस पे हमारा ओवरहेड जब निकालते हैं तो उसमें 40% वेरिएबल होता है, and selling and administration or overhead are variable to the extent of 5% of sale. तो क्यों बता रहे हैं कि वेरिएबल कितना है? बना हुआ है ना प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो वो इसीलिए कि जिससे आप उसको एज पर मार्जिनल करें, क्योंकि मार्जिनल बोलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट, तो इसलिए वो बता रहा है कितना वेरिएबल है। अच्छा, 20% ऑफ सेल्स ऑफ सी आर डन इन कनेक्शन विथ ए। इसका क्या मतलब है? 20% ऑफ सी आर डन इन कनेक्शन विथ ए। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? 20% ऑफ सेल्स ऑफ सी आर डन इन कनेक्शन विथ ए। कनेक्शन का क्या मतलब हुआ? 20% ऑफ सी आर डन इन कनेक्शन विथ ए, इसका क्या मतलब हुआ? क्या लग रहा है? डन इन कनेक्शन विथ ए का मतलब क्या हो सकता है? मतलब साथ में बिक रहा है। मतलब अगर ए बिकेगा तो साथ में सी भी बिकेगा, ए नहीं बिकेगा तो फिर सी भी नहीं बिकेगा। ठीक है, तो 20% ऑफ सी आर डन इन कनेक्शन विथ ए, मतलब दोनों साथ में बिक रहे हैं, पर पूरा नहीं साथ में बिक रहे हैं। सी का सिर्फ 20% ए के साथ बिक रहा है। In as much as the discontinuance of C will bring down the sale of A by 10%. तो बोल रहा है अगर हम C को बंद कर दें, C को बेचना बंद कर दें, तो हमारी A की सेल भी 10% से गिर जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली द सेल ऑफ C कैन बी रिड्यूस टू 20%। अच्छा, C 20% भी बस बेचा जा सकता है ऑफ द प्रेजेंट लेवल टू मेंटेन द सेल्स ऑफ ए। या फिर ऐसा कर लो, C पूरा मत बंद करो, C 20% तो बेच लो, जिससे आपका A में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? A की जो सेल हो रही है तो साथ में C की सेल हो रही है, तो 20% C का जो सेल है वो A के साथ हो रहा है। तो अगर हम C बंद करेंगे तो A की सेल 10% कम हो जाएगी। पर अगर हम लोग ऐसा करें कि हम C 20% तो बेच ले, 20% C तो बेच ले, तो फिर आपकी A की सेल कम नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। या तो पूरा ही बंद कर दो, पूरा बंद कर दो तो A की सेल 10% कम कर दो, और या फिर ऐसा कर लो कि C 20% तो बेच लो जिससे A की सेल कम नहीं हो। In view of the loss reported for C, the management has considered, अच्छा लॉस हो रहा है C में, आपको नहीं दिख रहा होगा, बीच ऊपर लॉस दिख रहा है -20, है ना, टेबल में दिया हुआ है -20, तो वो बोल रहा है इन व्यू ऑफ द लॉस रिपोर्टेड फॉर C, द मैनेजमेंट हैज फॉर कंसिडरेशन 3 प्रपोजल्स, नेमली पहला डिसकंटिन्यू C, बोल रहे लॉस हो रहा है बंद करो C को। In that event, the company can save a sum of 8 lakh rupees in fixed cost. Unavoidable या avoidable? 8 लाख अवॉइडेबल। रुपीस बच जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंस में। अनअवॉइडेबल या अवॉइडेबल? अवॉइडेबल। अवॉइडेबल। दूसरा बोल रहा है मेंटेन द सेल्स ऑफ ई टू सी टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रेजेंट सेल एज सर्विस टू प्रोडक्ट ए। बोल रहा नहीं नहीं 20% सी बेचो जिससे ए की सेल खराब ना हो। इन दैट इवेंट द रिडक्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट विल बी 3 लाख रुपीज पर एनम, 3 लाख से फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है डिसकंटिन्यू सी, सी को बंद करो टोटली एंड इंक्रीज द सेल्स ऑफ डी, सी की जगह डी बेचो, फॉर विच डिमांड इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 40 लाख रुपीज। दिस कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, पर फिर आपका फिक्स कॉस्ट सेव नहीं होगा। प्रेजेंट द डेटा टू द मैनेजमेंट ब्रिंगिंग आउट द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द एफोरसेड 3 प्रपोजल्स। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन मतलब प्रॉफिट निकाल के बताना है। कंपेयर्ड विद द एनुअल ऑपरेटिंग रिजल्ट्स जनरेटिंग अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 21 लाख, तो 21 लाख से अपने प्रॉफिट को कंपेयर करना है अपने को, एंड सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड बाय एसजी लिमिटेड। तो ये प्रॉपर एक शट डाउन डिसीजन का क्वेश्चन है कि सी को शट डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
पर मैं बोल रहा हूं कि पहले आपको अपने प्रेजेंट प्रॉफिट को मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से निकालना है। क्वेश्चन ने हमको एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दे रखा है, तो आपकी पहले ड्यूटी है कि आप उसको एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग निकालेंगे। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो सबसे पहले सेल्स की बात करें तो ए में सेल है 160, बी में सेल है 200, सी में सेल है 80 और डी में सेल है 40। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 24, 32, 16 और 3, और फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर है 40, 48, 32 और 8, और फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो नहीं लिख देना जो टेबल में दिया हुआ है, वो दोनों है, वेरिएबल भी है फिक्स भी है, तो उसमें से वेरिएबल निकालना पड़ेगा पहले, तो इसका मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। और ऐसे ही फिर आएगा सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड में तो बोला है 5% ऑफ सेल्स, तो सेल है 160, उसका 5% कर दीजिए। 5% कर दीजिए स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है क्या? और 200 से करे तो 10 आ रहा है क्या? और ऐसे 80 से करे तो 4 आ रहा है क्या? और ऐसे ही फिर 40 से करे तो 2 आ रहा है क्या? तो आपका इससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन का सबका टोटल कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी वर्किंग नोट में निकालने वाला हूँ। ये फिक्स्ड नहीं लिखा है, ये मैंने फैक्ट्री ओवरहेड लिखा, तो फैक्ट्री ओवरहेड में कितना वेरिएबल है वर्किंग नोट में निकालेंगे, और फिर बैलेंस अमाउंट फिक्स कॉस्ट बन जाएगा, बैलेंस अमाउंट फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। लिख लिया यहां तक? लिख लिया क्या? यस सर। चलिए, तो अब वर्किंग नोट में वो वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं कि कितना है। तो पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, डी 4 प्रोडक्ट थे। क्वेश्चन ने हमको बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड है कितना? 48, 64, 40 और 8। तो एक बार इनका टोटल बताना कितना होता है? 160 आ रहा है क्या? टोटल 160 आ रहा है क्या? और इसमें ऐड कर दो अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी हो रखी थी ना, मतलब हमने रिकवर ही नहीं किया उसको, तो रिकवर नहीं किया वो कितना है? 24। तो पहले तो इसको बांटना होगा, इसी रेशो में बांट दो, तो 24 डिवाइड बाय 160 इंटू 48, तो 7.2 इंटू 64 तो 9.6, और इंटू 40 6, और इंटू 8 तो 1.2 आ रहा है। इसको हम लोग नॉर्मल ओवरहेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मली इतना होता है, पर हमने कम रिकवर किया क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ, तो अंडर रिकवरी को उसमें ऐड कर दिया,
तो उससे भाई अंडर रिकवरी मतलब एक्चुअल में ज़्यादा लगा है और मैंने कम रिकवर किया है, तो मेरा एक्चुअल अमाउंट कैसे आएगा? जब मैं उसमें अंडर रिकवरी ऐड कर दूंगा। तो अंडर रिकवरी ऐड करने से नॉर्मल ओवरहेड कितना हो गया? 55.2, फिर 73.6, फिर 40 + 6 46 और 9.2, तो टोटल हो गया 184। 184। और इस नॉर्मल ओवरहेड में वेरिएबल है आपका कितना? 40%। तो इसका 40% कर दीजिए, कितना आएगा? 22.08 और 29.44 और 18.4 और 3.68। 73.6 आ रहा है क्या? तो अगर वेरिएबल इतना है तो बचा हुआ फिक्स्ड हो गया, कितना आ रहा है? 33.12, 44.16, 27.6, 5.52, 110.4, 110.4 आ रहा है क्या? जल्दी बोले, आ रहा है क्या यही? Yes, sir. Yes, sir. अरे हुआ क्या? फिक्स्ड ओवरहेड यही आ रहा है ना? फिक्स्ड ओवरहेड यही आ रहा है। अच्छा, ये फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ फैक्ट्री वाला हुआ, इसमें सेलिंग ओवरहेड का भी ऐड करना है। तो सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड कितना है? तो सेलिंग ओवरहेड आपका 24 था, उसमें से वेरिएबल कितना था? 8, तो बचा 16। और सेलिंग ओवरहेड इसमें 30 था, उसमें से वेरिएबल कितना बोला? 10, तो फिक्स कितना हुआ? 20। और सेलिंग ओवरहेड आपका 12 था, उसमें से वेरिएबल आपका कितना आया था? 12 में से वेरिएबल कितना था? 4। 12 में से वेरिएबल कितना था? 4, तो कितना आएगा? 8। और नेक्स्ट वाले में आपका डी में कितना था? 6, उसमें से वेरिएबल कितना था? 2, 2. तो कितना आएगा? 4। तो टोटल करो। सेलिंग ओवरहेड 48 आ रहा है क्या टोटल?
तो फिक्स का ग्रैंड टोटल हो गया 158.4। फिक्स का ग्रैंड टोटल आ गया 158.4। तो ये यहाँ पे मैं डाल दूंगा, पुट कर देंगे 158.4। अच्छा, वेरिएबल में फैक्ट्री ओवरहेड 22.08, 22.08, 29.44 और 18.40 और 3.68। तो वेरिएबल का टोटल करें 94.08 आ रहा है क्या, और सेल्स में से माइनस कर दें तो 65.92 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। फिर 32 प्लस 48 प्लस 29.44 प्लस 10 119.44 हो रहा है। 200 में से माइनस कर दें तो 80.56 आ रहा है क्या, और 16 प्लस 32 प्लस 18.4 प्लस 4 70.4 है। तो 80 में से 70.4 गया तो 9.6 आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या। और Yes, sir. 3 प्लस 8 प्लस 3.68 प्लस 2 16.68। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 40 माइनस 16.68 तो इज इट 23.32? यस और नो? Yes, sir. और इन सब का टोटल कर देंगे तो आ रहा है 179.4। और मैंने तो आपको आंसर पहले ही बता रखा है कि ये 21 ही आना चाहिए। चाहे मार्जिनल लगाओ चाहे एब्जॉर्प्शन लगाओ, आपका प्रॉफिट सेम ही होता है। तो 21 लाख ही आ रहा है अभी तो। अब उन्होंने हमको पहला ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन 1 क्या दिया है इन्होंने, ऑप्शन 1 दिया है कि डिसकंटिन्यू सी। तो आप सी को एकदम टोटली बंद कर दीजिए। तो सी को अगर बंद कर देंगे स्टूडेंट्स तो फिर इसका मतलब 3 ही प्रोडक्ट रह जाएंगे, ए बी और डी। सी को डिसकंटिन्यू कर देंगे तो 3 ही प्रोडक्ट रह जाएंगे, ए बी और डी। अरे बोलिए। और अगर ए बी और डी रह जाएगा तो क्या ए की सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? सी को बंद करने से क्या ए की सेल पे फर्क फर्स्ट पड़ेगा? सेल कम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला था 10% ए की सेल कम हो जाएगी। तो ए की सेल थी कितनी 160, तो उसको 10% कम कर दीजिए। तो 160 माइनस 10% कितना होता है 144। अच्छा, बी की सेल में कोई चेंज बोल रहा है क्या? बी की सेल 200 ही रहेगी। अच्छा, डी की सेल में कुछ बोल रहा है क्या? तो डी की सेल 40 ही रहेगी। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, पूरा वेरिएबल कॉस्ट निकालने मत बैठ जाना, मैंने ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल इसीलिए लगाया कि आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर लो। तो 94.08 आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी, पर अगर 10% सेल कम हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो 10% कम हो जाता है। तो कितना आएगा 84.67 आ रहा है क्या? और बी में कोई चेंज नहीं है तो वो 119.44 ही रहेगा, 119.44 ही रहेगा। और डी में कोई चेंज नहीं है तो 16.68 ही रहेगा। जिसमें कोई चेंज नहीं बोल रहा है वो स्टूडेंट सेम रहेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं बोल रहा है वो सेम रहेगा। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अगेन 144 माइनस 84.67 तो 59.33। 200 माइनस 119.44 इज 80.56 और 40 माइनस 16.68 इज 23.32। तो टोटल करें तो कितना आएगा 163.21 आएगा क्या? और माइनस कर दे फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट 158.4 था,
तो 158.4 में से वो बोल रहे हैं 8 लाख बच जाएगा, तो 158.4 माइनस 8 यानी 150.4 लाख हो जाएगा। तो बताना प्रॉफिट कितना आएगा? 12.81। 12.81। तो क्या ये 21 से बेटर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बेकार है, ये ऑप्शन तो बेकार हो गया। फिर ऑप्शन 2 बोल रहा है, ऑप्शन 2 बोल रहा है कि नहीं 20% सी आपको बेचना है, 20% सी तो बेचना है जिससे एक ही सेल पे फर्क ना पड़े। टू मेंटेन सेल्स ऑफ ए, टू मेंटेन सेल्स ऑफ ए 80% सी बंद कर दो, पर 20% अभी भी बेचो क्योंकि एक ही सेल पे फर्क पड़ गया। तो अगेन पर्टिकुलर्स और ए बी सी डी, तो सबसे पहले सेल्स, तो ए में हम बोल रहे हैं कोई चेंज नहीं आना चाहिए, 160 रहेगा। बी में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं है, डी में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं है, और सी में अब हम 20% बेचेंगे। तो पहले हम 80 बेच रहे थे, तो 80 का 20% कितना होगा? 16। अच्छा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ए में क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो 94.08 ही रहेगा, बी में कोई चेंज नहीं है तो 119.44 ही रहेगा, डी में कोई चेंज नहीं है तो 16.68 ही रहेगा, और सी में स्टूडेंट्स क्या होगा? जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसका 20% लगेगा। तो 70.4 का 20%, 70.4 का 20% कितना आएगा? 70.4 का 20% 14.08 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? 65.92, 119.44 माइनस के तो 80.56, 16 minus 14.08 is 1.92, and 40 minus 16.68 you get 23.32। तो अगेन ग्रैंड टोटल कर दे, 171.72। 171.72। और इस बार स्टूडेंट्स फिक्स कॉस्ट में बोला है, फिक्स कॉस्ट में इस बार बोल रहा है कि 3 लाख ही सेव होगा, तो 155.4 होएगा। तो आपका प्रॉफिट इसमें कितना आएगा? 16.32। 16.32। 16.32 ये भी बेकार है, ये भी 21 से ज़्यादा नहीं आ रहा। तो फिर एक लास्ट ऑप्शन उन्होंने बोला है कि सी को बंद करो, सी को तो मत ही चलाओ, बट इंक्रीज सेल ऑफ डी, डी की सेल बढ़ा दो। तो अगेन पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, तो बताओ ए की सेल कम होगी कि नहीं होगी? सी बंद कर दिया है, यस सर, 10%। 10% से होगी। तो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा 144, 144। बी में कोई चेंज नहीं है, सी अब एकदम बंद हो गया, हटाई दो सी तो, और डी जो है उसको डबल कर दो सेल को, 40 का 80 हो जाएगा। उन्होंने बोला 40 लाख से सेल बढ़ जाएगी, तो 40 ऑलरेडी था, 40 और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 80 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ए में आएगा 84.67, ए में आएगा 84.67, बी में सेम रहेगा 119.44, और डी में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी, तो 16.68 भी 2 बार लगेगा, तो कितना होगा? 33.36। कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे आपके, इसका आ रहा था 59.33, 59.33, बी का आ रहा है 80.56, और डी में डबल हो जाएगा 46.64। ग्रैंड टोटल करेंगे,
186.53, और इस बार फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, 158.4 ही रहेगा। पर क्या तब भी 21 लाख से ज़्यादा फायदा है, 8.13। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हो गया ना। तो 2 पॉइंट इस क्वेश्चन में है जहां आप गलती कर सकते हो। एक तो वेरिएबल ओवरहेड निकालने में गलती हो गई मान लो, और दूसरा पॉइंट ये है कि हम वापस पूरा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब लिखे जा रहे हैं, तो उससे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट निकाल चुके हैं, तो सीधे उसी को चेंज करो ना। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल निकाल लिया तो वही यूज़ कर लो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के रखना है इस पर। मैंने आप लोग को वो करवा दिया था ना इस बार वाला क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग वाला करवाया था 14 मार्क्स का। हाँ वही डिसीजन मेकिंग का लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन करा दिया था ना। अ, ये अभी नहीं होएगा। ये एग्जाम आप लोग के अब और कब कब है? परसों है, और फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के फिर से। अच्छा, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे है। ठीक है, शटडाउन में तो ऐसे कोई अलग से और क्वेश्चन है नहीं। एक आप लोग को वो ऑडिट वाला करवा ही दिया था कि ऑडिट डिवीजन को बंद करो, और एक मैंने आपको होटल वाला करवाया था कि रेस्टोरेंट को मतलब ऑफ सीजन में बंद रखो, और एक ये कर ही लिया। तो ये सब मिलके ही शटडाउन डिसीजन के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर कल करते हैं इसके आगे, और है ना, आज इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं फिर।